हेलो हेलो जेक। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? हम भी अच्छे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अच्छे ही होंगे। चलिए, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा हो जाए तो अच्छी बात रहती है। एक मिनट, साउंड क्लियर है? ठीक। ये प्रत्येक दिन जो लेक्चर है बाबू, आप लोगों को लगभग जो है 7 बजे शाम को मिलेगी, ठीक है? यानी 7 बजे शाम को हम जो है ये लाइव होते हैं या फिर लेक्चर को अपलोड कर पाते हैं, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना? और पर डे जो है लगभग, पर डे का मतलब समथिंग पर डे जो है अप्रॉक्स आप सभी को लेक्चर जो है सुनने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने धमाकेदार सेशन के साथ और एक नए जज्बात के साथ। और पिछले क्लास में हमने पढ़ चुका था, क्या पढ़ा था हमने? एक मिनट। चलिए, हम पढ़ रहे थे बाबू सेल के बारे में, और सेल के बारे में हमने अभी तक लगता है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को अध्ययन कर लिया था हमने। यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को हमने क्या कर लिया था? तो अध्ययन पूर्णतः कर लिया था। लेकिन इसके अब बाद हम लोग को आगे के टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। चलिए, पहले हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग। इससे क्या हो जा रहा है जी? हाँ, अब सही है। चलिए, इस टॉपिक का नाम है सेल। यानी सेल का मतलब क्या होता है जी? कोशिका। कोशिका। चलिए देखते हैं हम लोग भी बाबू, जहां तक हमको पता है आप सभी को सेल कोशिका झिल्ली के बारे में कोई भी समस्या ना होगी, यानी न के बराबर होगी। अगर किन्हीं को भी समस्या आता है तो टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उस पर अभी तक किसी बच्चे का समस्या नहीं आया है। यानी सारे के सारे बच्चे जो है लगभग क्या हो चुके हैं? समझ चुके हैं। अगर नहीं भी समझे होंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको दोबारा से हम लोग, मतलब दोबारा क्या, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर मैं नहीं बताऊंगा तब इसमें बताएंगे, बता सकते हैं आप लोग, हाँ कहीं पे क्या है जो भी है। इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए। यानी सेल मेम्ब्रेन के हमने बारे में बताया था। इसको एक बार पीडीएफ के हिसाब से इसको देख लेंगे थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, यही सेल मेम्ब्रेन है हमारा। ये देखिए, ये हमारा कोशिकांग है, यानी कोशिकाओं की क्या है? रचना है। और कोशिकाओं की रचना में क्या क्या पाया जाता है जी? तो सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं इसके अंतर्गत? ये पाए जाते हैं, ठीक है? सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी देखा हमने कि कोशिका जी है, कोशिका के क्या है? हमारा संरचना है। क्या है बाबू? कोशिका की संरचना। और कोशिका के अंदर हमने कल देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, सेंट्रियोल भी होता है ना, गोल्जी काय भी होता है। सारे के सारे सब क्या है आपके? ये जीव द्रव के अंतर्गत है ना। अगले बोले थे हमने ये कोशिका झिल्ली के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है एक सजीव संरचना है, जिसके अंतर्गत जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनके प्रत्येक जो अंग होते हैं वो कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। और कोशिकाओं में क्या? तो कोशिका झिल्ली जो होती है क्या होती है? उपस्थित होती है, ठीक है? यानी इसके बाद हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका भित्ति एक तरीके से क्या है? कोशिका भित्ति एक तरीके से निर्जीव संरचना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में क्या होती है? सॉरी, पादप कोशिका में पाई जाती है ना। और ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और हमने शायद आप सभी को बताया भी था कि जो हमारी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, हेमिसेलुलोज से मिलकर बनी होती है, पेक्टिन और काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है? यानी 3-4 चीज़ के बारे में हम आप सभी को डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, शायद लगता है कि। इसके बाद हमने कहा था कि पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और दूसरी क्या क्या बोले थे हम? कि जो एल्गी की यानी शैवाल की जो कोशिका होती है, शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। यानी 3-4 प्रक्रिया। और इसके बाद भी हम बताया था कि बैक्टीरिया की जो भी कोशिका भित्ति होती है वो भी एक तरीके से पेंटिडिग्लिकन के मिलकर बनी होती है। यहाँ तक हम आप सभी को बताए थे। लेकिन इसके बाद हम आगे टॉपिक बढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो होगा हमारा, उसका नाम है, देखिए यहाँ पे, उसका नाम आप देखिए यहाँ पे, समझिए। ये सब के बारे में हम आपको डिस्कस कर चुके थे। यानी देखिए इस बार फिर से पढ़ लेते हैं। फिर भी देखिए, हम आप सभी को बता चुके थे कि कोशिका झिल्ली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोशिका झिल्ली एक सजीव संरचना है जो कि पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत पतली और
पतली और जीवित तथा मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जो क्या होती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। यानी कोशिका झिल्ली की मोटाई जो है लगभग कितना हो सकता है, तो 75 एंगस्ट्रम जो है हो सकता है। कोशिका झिल्ली के दूसरी तथा बाहरी वातावरण को अलग करने में क्या करती है, तो अलग करती है, ठीक है। यानी कोशिका झिल्ली अर्ध पारागम्य या फिर सेमी परमिएबल या फिर इसको चयनात्मक पारागम्य हम लोग कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है, हाँ अब सही है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा था कि कोशिका झिल्ली एक तरीके से क्या है बाबू, एक कोशिका झिल्ली जो होती है एक लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, या फिर इनमें दो परतों बनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन। बोलते थे जी कल, बताते थे ना आप लोग को, लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोले थे, लिपोप्रोटीन बोले थे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगले क्लास में अगले टॉपिक क्या था हमारे, कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगोल और सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। इसको हमने शायद आपसे इसके सामने डिस्कस करा था। इसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि कोशिका झिल्ली की प्रमुख कार्य जो होगी, एक मिनट क्या हो गया इसको, यहाँ पे हमने कहा था कि कोशिका झिल्ली का प्रमुख जो कार्य होगा, इसमें क्या हो सकता है बाबू, तो इसमें कार्य में क्या क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह कोशिका को एक निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतरी संरचनाओं के बाहरी एवं आघातों से क्या करता है जी, बचाता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यह कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को भी क्या करेगा, तो नियंत्रण करता है ना। अगला पॉइंट बोल रहा है कि करता है, और एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सीलिया, फ्लैजिला तथा गुटपाद का निर्माण होता है। यानी ये वीवीआई पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, या फिर इसको पीपीटी के माध्यम से इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी सवाल पूछ देता है इससे कि कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सीलिया, फ्लैजिला और गुटपादों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला बोल रहा है कोशिका द्वारा होने वाला प्रसरण विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली में क्या होती है, संपन्न होती है। यानी क्या होगा इसमें, तो कोशिका झिल्ली में क्या होगा इसका क्रिया, तो संपन्न होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या था, आगे हमारा था कोशिका भित्ति। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, ये ना बोलते जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और वही कोशिका भित्ति देखते हैं कि यहाँ पे एक संरचना, वही संरचना जो होती है इस पे क्या होती है, लटकी हुई होती है। यानी कहने का मतलब है कि इस पे जो संरचना जो होगी बिल्कुल कैसा होगा, तो इसकी संरचना जो होती है बिल्कुल एक बाय लेयर जो होती है इस पे चढ़े हुए होते हैं। यानी इसके अंदर जो जितने भी परत जो होगी एक तरीके से लेयर बाय लेयर क्या होती है, इस पे चढ़ी हुई होती है, ठीक है। यानी क्या होगा इस बाबू, लेयर बाय लेयर इस पे चढ़ी हुई होती है। और हमने इस खास पॉइंट को कहा था, एक बार देख लीजिएगा इसको पिक्चर को आप लोग, ठीक है। ऐसे नोट्स हम डाल देंगे ग्रुप में टेलीग्राम पे। अगला ये भी हमारा कोशिका भित्ति है। देखिए यहाँ पे सुंदर सा संरचना आपको नजर आ रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। यानी सबसे बाहरी झिल्ली देख रहे हैं यहाँ पे ना, कि केंद्रक के सबसे बाहरी झिल्ली, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है। और केंद्रक जो है सबसे आंतरिक भाग में, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे है। यानी केंद्रक जो हमारा क्या है, सबसे आंतरिक भागों में हमारा क्या है, तो केंद्रक ये पाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये नजर आ रहा होगा वैक्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी क्या है, तो हम बताए थे कि ये एक न्यूक्लियस या फिर किसका क्या होती है, संरचना होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। आगे बोल रहा है कि हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। सारा चीज बताया गया है, सारा चीज सब, ठीक है। अब देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो मध्य पटल होता है, मध्य ऊपर वाला भाग है, मध्य वाले को मिडिल लेमला बोलते हैं। प्राथमिक भित्ति जो होती है इसको प्राइमरी सेल वाल बोलते हैं, द्वितीय को सेकेंडरी सेल वाल, और तीसरे को कोशियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि सबसे आंतरिक भागों में पाई जाती है। अगला हाँ, ये सारे के सारे पॉइंट जो हमने आपको कल डिस्कस ये कर चुका था। एक मिनट, ऐसे ऊपर का नहीं होता है। हाँ, यानी कोशिका भित्ति के बारे में हमने संरचना जो है कुछ ऐसा सब इस चीज को देख चुका था पिछले क्लास में। यानी यहाँ पे हम फिर से उसको पढ़ लेंगे। क्या बोले, कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है और ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी एक ऐसा संरचना है तो बिल्कुल भी निर्जीव संरचना है, और ये सिर्फ किससे पाए जाएंगे, तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बोला हमने कल लिखवाया भी था कि पौधा तथा कवक की कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। अगला पॉइंट बोल रहा है क्या हमारा, कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह न तो जीवित झिल्ली और न ही क्या चीज है, अर्ध पारागम्य है। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पारागम्य बोल सकते हैं। ना तो ये अर्ध पारागम्य है और न ही सेमी परमिएबल इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पूर्णतः इसको पारागम्य बोल सकते हैं। यानी कोशिका भित्ति 3 परतों का बना मोटी परत है, और
पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज से क्या होती है, बनी होती है। यानी हम कल बताया था आप सभी को कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होगी वो पादप सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यानी कल हम आप सभी को बताया था कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज और प्लस किसकी, तो हेमीसेलुलोज की बनी होती है। हेमीसेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा था कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। यानी कवक की भी कोशिका किस किस की बनी होगी, तो सेलुलोज और काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बोल रहे कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य, तो हम बताए भी थे कि कोशिका भित्ति जो होती है क्या करती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो आंतरिक कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी आंतरिक कोशिका है उसके अंदर जितने भी सेल पाए जाएंगे सारे को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा, तो हमारा कोशिका भित्ति करेगा। कौन करेगा, कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति जो होती है एक तरीके से हमारा सजीव संरचना है, और ये कोशिका भित्ति जो है हमारा एक तरीके से क्या है, तो निर्जीव संरचना है, जो कि ये सिर्फ जंतुओं में ही पाए जाते हैं। यानी कोशिका भित्ति हमारा कैसा संरचना है, तो निर्जीव संरचना है, और ये सिर्फ जंतुओं में ही क्या होती है, पाई जाती है। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट हमने क्या कहा कि यह कोशिका को सूखने से बचाता है और विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का भी कार्य करता है। यानी क्या करेगा, तो कोशिका को तो निर्माण कर, कोशिका को तो आंतरिक कोशिका को तो बचाता ही है, लेकिन ये साथ में क्या करता है जी, तो कोशिका को जोड़ने का भी कार्य करता है, विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का भी कार्य करता है। उसके बाद हमने कहा कि कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पारगम्य होती है और यह कोशिका को सुरक्षा भी देता है। यानी इस यहाँ तक हम लोगों ने कल शायद पढ़ चुका था इसके बारे में। इसके बाद हमारा आता है कोशिका द्रव्य। इसके बाद हमारा क्या आता है जी, तो कोशिका द्रव्य। इसको देख लीजिए एक बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। देखिए हमारा क्या है उसका द्रव, ये है हमारा बाबू कोशिका द्रव्य। ये हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य। यानी देख रहे हैं कि मध्य में हमारा क्या चीज है, न्यूक्लियस है, हमारा केंद्रक भाग है। यानी ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक भाग है। और ये जब जितने भी सारे तरफ तैर रहे ऑर्गेनेल, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, कोशिका द्रव्य, या फिर इसको जीव द्रव्य हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है, जितने भी अंगक है, जितने भी हमारे ऑर्गेनल हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, तो तैर रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत क्या हो रहा है बाबू, तैर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको समझाएंगे अभी अच्छे से। देखो ना आगे देखो। हाँ, आप देखिए क्या बोल रहा है कि जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली के मध्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि जीव द्रव्य का वह भाग, यानी किसका भाग है जी, यानी मान लीजिए क्या चाहिए, ये जो सेल होता है ये किसका भाग है, ये तो जीव द्रव्य का भाग है। और यहीं पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली के मध्य होता है। यानी क्या बोल रहा है कि जो केंद्रक और केंद्रक के क्या होगा, दोनों के बीच में क्या, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के मध्य के बीच में जो पाए जाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और कोशिका द्रव्य यानी जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोलिए फिर जीव द्रव्य बोलिए, कोशिका द्रव्य या फिर जीव द्रव्य ये क्या होते हैं, अर्ध पारदर्शक तथा अर्ध तरल होते हैं। यानी इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, तो कुछ ना कुछ द्रव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर भी द्रव पाए जाते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक क्या होते हैं, जल पाए जाते हैं। यानी इसमें बोल रहा है कि यह 80% इसमें क्या पाए जाएंगे बाबू, तो 80% तक इसमें क्या पाए जाएंगे, जल पाए जाएंगे। और जो कि वो कैसा होगा, तो कोलाइड सोल्यूशन होगा, है ना, कोलाइड सोल्यूशन होगा। ठीक है, कोलाइड का स्पेलिंग ठीक है जी, गलती लग रहा है जी। ठीक है, क्या हो रहा है जी, देख लीजिएगा इसको, कोलाइड एलिआइडिस होता है ना, कोलाइड। ठीक तो है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसको, कोलाइड को। यानी बोल रहा है कि इसमें 80% क्या होते हैं, जल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। और इसमें इसको कोलाइड बोलते हैं। और इसमें लगभग जो होता है 30% जो होता है, 30 तत्व जो होते हैं प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः आपका है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब जो कि हमारे अधातु जो होते हैं वो सारे के सारे इसमें गैस लगभग जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इसमें। अगला बोल रहा है कि कोशिका द्रव्य में जीवित तथा कार्य करने वाली रचनाएं मौजूद होती है जिसे कोशिका अंग कहते हैं। यानी कल हम आपको बताए थे कि ये हमारे ये सब क्या है, यानी न्यूक्लियस हो गया, और इसी के अंदर हमारे क्या पाए जाएंगे, तो बहुत सारा सेल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका अंगक बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या हो गया,
ये सब जो हमारा क्या होता है कोशिका अंगक हो जाता है। यानी ये सब जितना भी बना गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बना ये सब हमारे क्या हो जाएंगे तो कोशिका अंगक हो जाएंगे, यानी कोशिका का एक तरीके से क्या हो जाएंगे ये तो भाग हो जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि यह, अब हम बातें किस पे, ये खत्म हो गया ना सेल ऑर्गेनेल हमारा। उसके बाद बोल रहा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी बोल रहे थे बाबू कि अंतःप्रदवी जलिका। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अंतःप्रदवी जलिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःप्रदवी जलिका। यानी अंतःप्रदवी जलिका का संरचना कुछ कैसा होता है जी? तो मान ली कि इसकी जो संरचना होगी ऐसी होती है, बिल्कुल देखिए ये कोशिकाओं के अंदर इनकी संरचना है और इनका संरचना एकदम बिल्कुल महीम की तरह होता है। कैसा होगा जी? बिल्कुल भी महीम की तरह होता है और एक तरीके से जुड़े भी होते हैं और दूसरे से छूटे भी होते हैं। यानी इनकी जो संख्या होगी बिल्कुल एकदम महीम होगी। कैसा होता है? तो इनकी संरचना बिल्कुल भी क्या होगी? तो महीम होगी। ठीक है, यानी हमारा देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कुछ ऐसा आकार का होता है। ठीक है, यानी चारों तरफ के कोशिकाएं में क्या होते हैं? फैले हुए रहते हैं। और देखते हैं कि हमारा इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये मुख्यतः हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं हमारे मुख्यतः दो प्रकार से हो सकते हैं। पहले का नाम क्या है? तो पहले का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इनकी सतह पर क्या होती है? तो खुरदरी सतह पाई जाती है। खुरदरी यानी खुरदरी से आपकी संरचना जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी आप देखते हो कि अंतःप्रदवी जलिका के मतलब कणों पे चाहे उनकी संरचनाओं पे छोटे छोटे दानेदार संरचना पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सारे के सारे हमारे क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या सारे के सारे क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने कहा कि एक ऐसी भी इसमें परत है जो कि बिल्कुल क्या होती है? चिकनी होती है, यानी स्मूथ होती है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोले खुरदरी। इसको क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका। अंतःप्रदवी जालिका। और इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो चिकनी। इसको क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःप्रदवी जलिका। अंतःप्रदवी जालिका इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे देखा क्या कि इसकी संरचना कुछ होगी बिल्कुल भी महीन की तरह होती है, बिल्कुल धागे की संरचना के जैसे होती है। लिखा हुआ है अभी यहाँ पे देखिएगा कि यह महीन नलिकाओं का एक जाल की जैसी संरचना होती है जो क्या करते हैं बाबू? तो कोशिकाओं के द्रव्य में पाई जाती है। यानी क्या होगा? तो देखिए हम यहाँ पे कि इसके चारों तरफ क्या भरे थे? हम बताए भी आपको थे कि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या भरेंगे? तो छोटे छोटे द्रव भरे रहेंगे और द्रव में क्या पाया जाएगा? तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक तरीके से ऑर्गेनेल है हमारा। और ऑर्गेनेल मतलब क्या? हम बताए थे ना पिछले क्लास में कि ऑर्गेनेल को हम लोग ऑर्गेनॉइड भी बोलते हैं हम लोग। यानी एक तरीके से हमारा ये अंगक है, कोशिकाओं का क्या है? हमारा अंगक है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आपका क्या हो सकता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी अंतःप्रदवी जलिका दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका खुरदरी, दूसरा आपका चिकनी। यानी ये दो प्रकार से आपके अंतर्गत हो सकते हैं। अगला आगे बोल रहा है कि यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली में मिलती है तो कहीं कहीं के पर केंद्रक झिल्ली में भी मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी संरचना जो होती है ये कोशिका झिल्ली के अंतर्गत भी मिल सकते हैं और कोशिका केंद्रक के अंतर्गत भी आपको क्या मिलेगी? छोटे छोटे इनके अंदर संरचना जो है आपको इसके अंदर भी दिखाया जा सकता है। इसके अंदर भी क्या होता है? छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचनाएं जो होती है वो पाई जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? यानी इसके अंदर भी क्या पाई जाएगी? तो छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाएगी जो कि बोल रहा है कि केंद्रक या फिर केंद्रक झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली के बाह्य या फिर मध्य भागों में क्या होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहीं कहीं धागे के समान की संरचनाओं को देखा गया है। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है क्या? हमारा बोल रहा है कि
संरचना लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यानी जो हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो भी होता है वो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये भी जो होता है क्या होता है जी, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कैसे बना रहेगा बाबू, ये भी बना रहेगा लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। लिपिड प्लस प्रोटीन, यानी इसको क्या बोलते हैं बाबू, लिपिड। एक मिनट, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बोलते हैं। लिपो यानी क्या बोल रहा है कि हम कल बताए भी शायद हम आप लोग को थे कि कोशिका झिल्ली जो भी होती है वो भी लिपोप्रोटीन की ही मिलकर बनी होती है। यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और वहीं हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी है ये भी हमारा क्या होता है, तो एक तरीके से लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिपोप्रोटीन भी हम लोग इसको कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला भाग हमारा क्या कर रहा है कि कोशिका में एंडोप्लाज्मिक दो प्रकार से हो सकते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया अभी कि हमारे क्या हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला हमने बोला खुरदरी यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका, या फिर दूसरा हमारा क्या हो सकता है, चिकनी अंतःप्रदवी जलिका। यानी दो प्रकार से हमारे क्या होते हैं, तो इनकी संरचनाएं जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, अगला हमारा बोल रहा है, इससे क्या हो जाता है, देखिए हमारे संरचनाओं में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार से पाए जाएंगे। इससे रह हो जाता है। देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या हो सकते हैं हमारे, तो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतःस्रावी जलिका को कोशिका या फिर कोशिका द्रव के कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बाबू क्या होंगे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, यानी जिसपे खुरदरी टाइप की क्या होगी, संरचना पाई जाएगी। और इसी के मध्य में क्या पाया जाएगा, तो इसी के बीच में छोटे छोटे संरचनाएं पाए जाते हैं। यानी इसी के बीच में छोटे छोटे संरचनाएं पाए जाते हैं यानी इसी के बीच में छोटे छोटे संरचनाएं पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं इसको हम लोग राइबोसोम। क्या कहेंगे इसको, राइबोसोम। यानी इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होती है वो कहाँ पाया जाएगी, कहाँ पाया जाएगा, राइबोसोम। यानी राइबोसोम जो होता है वो कहाँ पाया जाएगा, तो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतहों पर पाई जाती है। यानी छोटे छोटे संरचनाओं में जो होती है पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइबोसोम कहते हैं। और हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होती है जी, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोशिका द्रव या फिर इनकी कुछ संरचनाएं जो होती है या फिर तरल द्रव कुछ इससे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इस संरचना की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉर्ज पेलाडे ने किया था। तीनों ने मिलकर किया था जी। ठीक है, ऐसे ज्यादातर पेलाडे को ही बोला जाता है। इनकी संरचना की खोज जो है कौन कौन किया था बाबू, तो पोर्टर, क्लाउडे और फुलम। कौन क्या था, तो पोर्टर, क्लाउडे और फूले ने मिलकर किया था। यानी तीनों ने क्या किया था, इन्होंने, तीन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था बाबू, तो तीनों ने मिलकर के इन्होंने किया था। ठीक है, ऐसा फूले को फुलम भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। फुलम ने, तीनों ने मिलकर किया था। और जब इसका प्रथम बार नामकरण किया गया तो पोर्टर और तथा कैलमैन के द्वारा, यानी पोर्टर तथा कौन नाम रखा था, तो नाम रखा ऐसा कौन, तो पोर्टर। कौन नाम रखा, पोर्टर, तथा कौन, कैलमैन। कॉलमैन भी इसको बोलते, कॉलमैन। ठीक है, पोर्टर और कॉलमैन ने इसका नाम रखा, क्या रखा, तो इसका नाम रखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन नाम रखा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी सबसे पहले इसको क्या कहा गया, तो अंतःद्रवी जलिका को वर्तमान के समय में क्या कहा जाता है, तो एर्गास्ट्रोप्लाज्म या फिर एर्गास्ट्रोप्लाज्म भी कहा जाता है।
ठीक है। यानी अंतःप्रद्रवी जलिका के मुख्य कारण क्या क्या हो जाएंगे बाबू, यहाँ पे समझिएगा जरा इसको। बोला कि यह अंतः कोशिकीय परिवहन का भी कार्य करती है। यानी इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा बाबू, तो इसमें इस नली के सहारे देनी धागे के समान जो संरचना होती है, यही नली के सहारे क्या होती है, तो इसमें कुछ तरल पदार्थों का क्या होगा, तो परिवहन की क्रिया इसमें होती है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि अंतः द्रव जलिका में नली के तरल द्रव भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव्य के विभिन्न हिस्सों में विपरीत करती है। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो द्रव भर रहते हैं, एक कोशिकाओं से लेकर के दूसरी कोशिकाओं तक क्या होती है, तो पहुंचने का इसका क्रिया हो सकती है। यानी पहुंचते हैं, यानी एक कोशिका जो होती है दूसरी कोशिकाओं तक क्या होते हैं, ये पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग। आगे क्या बोल रहा है कि कोशिका के अंदर, यानी क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतःद्रव्य जलिका ही करता है। यानी क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जितने भी हमारे सेल लगे होंगे, जितने भी सेल लगे होंगे, उसके अंदर का जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो हमारा अंतःद्रवी जलिका ही करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। यानी परिवहन का भी कार्य कौन करेगा, प्रोटीन का तो करेगा ही, साथ साथ उसका क्या करेगा, तो जल का भी संवहन ये करता है। यानी कोई भी हम लोग खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो उसका संवहन जो होता है एक कोशिका से लेकर के दूसरी कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये पता है आप सभी को कि इसकी जो संरचना होती है बिल्कुल धागे के समान जैसी संरचना इसकी होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, आप बोलते हैं कि आप बोल रहा है इसमें कि चिकनी अंतःद्रव्य जलिका, इसको समझिए क्या बोल रहा है जी, कि चिकनी अंतःद्रव्य जलिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में भाग लेती है, तथा खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका प्रोटीन का संश्लेषण क्या करता है, मदद करता है। यानी खुरदरी जो होगा वो क्या करेगा जी, तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। यानी खुरदरी जो होगा, यानी क्या बोल रहा है, खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो क्या करेगा जी, तो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। है नहीं, इसमें मुख्यतः काम यही होता है इसका कि खुरदरी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करेगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। लिखा हुआ भी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जी, देखिए लिखा हुआ ना कि यह अंतः कोशिका तो हो गया, कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन ये भी हो गया। अकबर की चिकनी अंतःद्रव्य जलिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में भाग लेता है। यानी हमारा जो चिकनी होगा वो किस में लेगा, तो वसा और कोलेस्ट्रॉल में। यानी वसा और, ठीक है, वसा और कोलेस्ट्रॉल, वसा तथा क्या होगा, तो कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी किसका कार्य हो गया, तो चिकनी अंतःद्रव्य जलिका का, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका का, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का, ठीक है। यानी क्या बोले कि अंतःप्रद्रवी जलिका का ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका का कार्य क्या है बाबू, तो इसका काम है वसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या करना, तो संश्लेषण करना। और खुरदरी का हमारा काम क्या है, तो खुरदरी का हमारा काम क्या है बाबू, तो खुरदरी का हमारा काम होता है क्या, तो प्रोटीन का ये क्या करते हैं, तो संश्लेषण का कार्य करते हैं। यानी खुरदरी जो होगी हमारा वो क्या करेगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अंतःप्रद्रवी जलिका उन कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन वसा हार्मोन का संश्लेषण होता है। यानी क्या बोल रहा है कि ये जो जलिका होते हैं, यानी अंतःप्रद्रवी जलिका जो होते हैं उसमें विशेष भाग में पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होती है, तो जहाँ पे वसा प्रोटीन का क्या होगा, संश्लेषण होता है। यानी उस भाग में पाए जाएंगे अंतःप्रद्रवी जलिका जहाँ पे वसा प्रोटीन और जैसे हार्मोन का भी क्या होगा, यहाँ पे संश्लेषण का कार्य होगा। जैसे मनुष्य की यकृत, जैसे दूसरा बोला कि अग्नाशय के कोशिका में अंतःद्रव्य जलिका की संख्या अधिक होती है। यानी बोला कि हमारा जो पेंक्रियाज होगा,
यानी जो हमारा स्टमक के नीचे जो संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज में क्या होगा बाबू, तो पेंक्रियाज में, ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पेंक्रियाज में अंतःद्रव्य जलिका की संख्या क्या होगी यहाँ पे, अधिक होगी। यानी जो धागे के समान जो संरचना ऐसा दिखाया बताया अभी हम लोग को कि धागे की जो समान संरचना जो होती है वो पेंक्रियाज में क्या होती है, तो पेंक्रियाज में ये अधिक संख्या में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी पेंक्रियाज में अधिक संख्या में क्या होंगे, ये उपस्थित होते हैं, अधिक संख्या में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। यानी अधिक संख्या में क्या होंगे बाबू, तो उपस्थित होते हैं, अधिक संख्या में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगला लास्ट पॉइंट बोले कि मानव में यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रव्य जलिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है जी, तो जहर खाता है या फिर शराब वगैरह पीता है या फिर कोई भी चीज़ जो है अवशिष्ट पदार्थों को ग्रहण करता है, तो हम लोग कहते हैं कि बाबू इस सब चीज़ का ग्रहण नहीं किया कीजिए, आपका लीवर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चाहे आपके भी मम्मी पापा होंगे तो बचपन में कह रहे होंगे कि बाबू ये सब चीज़ जो है मत खाया करो, फास्ट फूड मत खाया करो या फिर बिस्किट मत खाइए, आपका लीवर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी शराब को पीते हैं, चाहे कोई भी द्रवित पदार्थ को पीते हैं, तो हमारे सबसे पहले लीवर के पास जाता है। यानी सबसे पहले जो हमारा प्रभावित होने वाला जो अंग रहेगा वो कौन होगा, तो हमारा लीवर होगा। यानी सबसे पहले ये लीवर होगा। और लीवर जो होता है क्या करता है, तो जहर को निष्क्रिय कर देता है, यानी उसको काट देता है। और काट करके जो होता है उसको यूरिया को चाहे अमोनिया को हमारे शरीर से परिवहन, यानी परिवहन करने का मतलब क्या, ये किडनी को ट्रांसफर कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समस्या कोई नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया। अब देखते हैं हम राइबोसोम पे आते हैं। किस पे आएंगे बाबू, तो राइबोसोम पे। यानी इसको फिर से ओपन करेगा, इससे हो गया इसे, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, राइबोसोम। यानी राइबोसोम क्या होता है बाबू, देखिए राइबोसोम नजर आ रहा है कहीं भी आपको, हम बताएं अभी थे, अभी जस्ट बताएं अभी हम आपको। देखिए हम क्या बताएं यहाँ पे, हमने कहा कि राइबोसोम क्या होगा बाबू, तो सबसे पहला बात कि राइबोसोम आप सभी को पता होगा, पता है जी, कुछ किसी को बता सकते हैं? यानी राइबोसोम क्या होगा, यानी राइबोसोम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राइबोसोम, ठीक है। यानी राइबोसोम को हमने क्या कहा कि यानी कोशिका के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, यानी कोशिका के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचनाओं पे क्या पाया जाएगा बाबू, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचनाओं पे क्या होती है, तो इनकी संरचना जो होती है वो पाई जाती है। यानी खुरदरी जो हमारे अंतःप्रदवी जलिका होते हैं उसी के संरचनाओं पे इनके छोटे छोटे कण जो होते हैं, इसके अंदर ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। यानी छोटे छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम। यानी छोटे छोटे जो कण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। और राइबोसोम जो होते हैं बाबू, क्या पे क्या बोल रहा है कि राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतःप्रदवी जलिका के यानी RER, इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी RER या फिर अकेले या फिर गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरते रहते हैं। यह कोशिका झिल्ली के विहीन तथा सबसे छोटा कोशिका अंगक है। कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। यानी क्या क्या बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटी कोशिका अंगक है और कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या उसको क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम भी हम लोग उसको कहते हैं कभी कभी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम भी कहते हैं, पॉलीसोम भी इसको हम लोग कहते हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा कि हम लोग जो होता है राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक तरीके से प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, एक तरीके से क्या करता है, तो यानी प्रोटीन की इसको हम लोग फैक्ट्री भी कभी का हमेशा कहते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। यानी प्रोटीन की इसको क्या बोलेंगे बाबू, तो फैक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री। यानी जो हमारा पॉलीसोम जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो mRNA यानी मैसेंजर आरएनए को क्या करता है जी, मैसेंजर आरएनए से मतलब mRNA। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा राइबोसोम जो होता है वो आरएनए प्लस किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसको हम लोग ये मैसेंजर आरएनए जो mRNA जो होता है वो क्या करता है बाबू, तो हमारे तरफ से एक तरीके से सूचनाओं को प्रदान करने का एक कार्य करता है। यानी सूचना को क्या करेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कौन करता है, नाम है इसका मैसेंजर आरएनए। क्या नाम है इसका, मैसेंजर आरएनए। यानी क्या नाम है इसका, मैसेंजर राइबोसोमल, है ना, न्यूक्लिक एसिड इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, मैसेंजर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे इसको हम लोग। आगे बोल रहा है कि पॉलीसोम में एक राइबोसोम मैसेंजर यानी आरआरएनए या फिर mRNA धागे की समान संरचना के क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, बोले कि राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम आप सभी को यहाँ पे बताएं कि हमारा जो राइबोसोम होगा वो आरएनए प्लस प्रोटीन से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। अगला बोल रहा है कि राइबोसोम दो प्रकार से हो सकते हैं। यानी क्या बोल रहा है बाबू, कि राइबोसोम जो होते हैं हमारे ये दो प्रकार से हो सकते हैं। यानी राइबोसोम हमारे दो प्रकार से, राइबोसोम दो प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। यानी हमारे दो प्रकार कौन कौन हो सकते हैं बाबू, तो एक होता है हमारा 70S प्रकार, जिसकी जो सब यूनिट होती है वो कितना होता है जी, कोई बताएंगे, इसका सब जो यूनिट होता है 50 + 30S होता है। ठीक है, यानी 50S + 30S। उसके बाद हमारा दूसरा जो यूनिट है यानी इसको बोलते हैं हम लोग 80S प्रकार, 80S प्रकार। यानी 80S प्रकार कहने का मतलब क्या कि इसका जो यूनिट होगा, सब यूनिट जो होगा वो 60 + 40 होता है। यानी 60 प्लस क्या होगा, देखिए लिखा भी होगा कहीं पे, इसका क्या होगा, तो देखो राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं और 30 + 50 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक बोल सकते हैं इसको हम लोग। और 80S प्रकार के दो प्रकार क्या हो सकते हैं हमारे राइबोसोम, यानी 60 + 40 क्या मान लिया यहाँ पे, यूनिट मान लिया यहाँ पे हम देखें ना जी, कि यहाँ पे हम क्या मान लिए 60S + 40 यहाँ पे भी क्या मान लिए। अगर बाबू कोई पूछ देगा आपसे कि यहाँ पे एस क्या है बाबू, तो क्या बताएंगे आप लोग, अगर आपसे पूछ दे कि एस यहाँ पे क्या है तो क्या बोलेंगे आप लोग। यानी एस कहने का मतलब जैसे हम लोग फोर्स का यूनिट लिखते हैं कि बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और उसको हम लोग एन से लिखते हैं, यानी एन से उसको डिनोट करते हैं। तो वैसे ही इसका सेम कंडीशन यहाँ भी है। यानी एस कहने का मतलब इसका होता है सेडबर्ग। इसका क्या होता है जी, सेडबर्ग, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सब यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, सब यूनिट, है ना। इसको दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे क्या होते हैं, तो सब यूनिट जो होते हैं वो हमारे 50 + 30 मिलाकर क्या बनेगा हमारा, तो 70 प्रकार के राइबोसोम की क्या पाई जाएगी, तो संख्या पाई जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि 60 + 40S को मिलाकर क्या कहा जाएगा, तो 80S प्रकार के राइबोसोम की संख्या इसमें पाई जाएगी। यानी 60 + 40S बराबर कितना प्रकार के, तो 80S प्रकार के राइबोसोम। और एस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो एस को बोलते हैं हम लोग सेडबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेडबर्ग बोलते हैं। और यही जो कोशिका होती है यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि, एक मिनट मार्कर चेंज करता हूं। और यही जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक यानी क्या बोले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। वही अगर बात करेगा हमारे यहाँ पे कि यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार
यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार 80 एस प्रकार 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं यानी क्या कहा हमने कि राइबोसोम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो एक तरीके से प्रोटीन की थैली बोल रहे हैं। यानी इसमें जो बना होता है ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर क्या होती है, तो इसकी निर्माण हुई रहती है। यानी 70 इस प्रकार के जो राइबोसोम जो होते हैं ये यूनिट होते हैं इसके 70 इस प्रकार के, और 80 इस प्रकार के इसके क्या है, यूनिट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसको बोलते हैं कि 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं बाबू, तो 80 प्रकार के, सॉरी उल्टी क्या होगा जी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 इस प्रकार के राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितना, तो 80 इस प्रकार के राइबोसोम। ठीक है, तो प्रो और यू में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी प्रोकैरियोटिक में कभी, प्रोकैरियोटिक में कितना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया हमारा, और दूसरा क्या हो गया, तो यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल। यानी दो प्रकार के हमारे सेल हो रहे हैं इसमें, और दोनों में क्या होता है, तो लगभग इसमें क्या होता है, तो 70 इस प्रकार के क्या हो जाएंगे, तो राइबोसोम पाए जाएंगे, और इसमें बाबू 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। यानी 70 इस प्रकार के जहाँ पे आपको सभी यूनिट दिखाई देगा, तो यहाँ पे समझ जाएगा कि कितना यूनिट मिला गया है, तो 50 प्लस 30 इस प्रकार के बराबर मिलाकर कितना बोला गया है, तो 70 इस प्रकार के राइबोसोम को कैलकुलेट यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस 40, यानी 60 प्लस 40 बराबर 80। बोले पगला उगला कहा है मास्टर जी, है जी, बोल सकते हैं आप लोग ना। यानी देखिए कि 60 प्लस 40 जोड़े तो क्या होता है, 100 होगा जी। यानी हम पढ़ रहे हैं बाबू, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं क्या, बायोलॉजी। और एक तरीके से यहाँ पे क्या है हमारा, इसका सब यूनिट है। यानी 80 इस प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और हमारा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम की संख्या पाई जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसको एक बार हम। 70 इस प्रकार के दो सब यूनिट होते हैं, और 30s प्लस 30s तथा 50s। ठीक है, इसी प्रकार 80 इस प्रकार 80 राइबोसोम के भी दो सब यूनिट होते हैं, 40 प्लस 60 यूनिट। राइबोसोम का सर्वप्रथम खोज किसे किया था बाबू, तो रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने किया था। कौन से किया था, तो रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने किया था। रॉबिन्सन तथा, चाहे रॉबर्ट ब्राउन भी कभी किनको बोलता है, हमेशा ब्राउन ही बोलते हैं, है ना, ब्राउन या फिर रॉबर्ट ब्राउन कर दीजिएगा। ठीक है, यानी इसकी जो रॉबिन्सन तथा किसने, ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, तो राइबोसोम का खोज किया। यानी कहने का मतलब है कि इसकी जो खोज हुई थी लगभग कितना में हुआ था जी, यानी 1950 में। यानी राइबोसोम का भी खोज हुआ था 1950 में, है ना। और रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने दोनों ने क्या किया था, तो मिलकर के इसको खोज किया गया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, तो जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया, तो जॉर्ज पेलाडे। इनका नाम था कौन जी, जॉर्ज पेलाडे। इनका नाम क्या था बाबू, तो किसमें, तो जंतु कोशिका में। किस बाबू, तो जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज, जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो जॉर्ज पेलाडे ने किया था। यानी जंतु कोशिका में कौन किया था, वो तो जॉर्ज पेलाडे ने किया था। इसको याद रखिएगा, जॉर्ज पेलाडे ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। आगे बोल रहा है हमारा कि आगे क्या बोला कि राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, लेकिन नाम जो रखने वाले कौन थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ही थे बाबू, याद रखिएगा। नहीं, रॉबर्ट के द्वारा किया गया था, उसी को बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। और राइबोसोम का यह कार्य प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यानी राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम का काम है, इसका काम है प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। इसका काम क्या है, तो इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी इसका काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी क्या करता है, तो फोटोसिंथेसिस। यानी प्रोटीन का क्या करेगा, तो संश्लेषण का कार्य करता है, और कार्य करके ऊर्जा का क्या करेगा, तो स्टोर यानी जमा करने का कार्य ये संपन्न करता है। आगे क्या बोल रहे कि राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। जैसे हम बताया अभी हम कि प्रोटीन के क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो राइबोसोम को
प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी क्या करेगा बाबू, यानी फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम क्या कहा जाएगा, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी क्या करेगा, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है बाबू, एक तरीके से याद रखिएगा, ये क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, यानी क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या करेगा, तो निर्माण। और ये बना किस चीज का होता है, तो अभी बताया हम आपको, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, सॉरी आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये किस चीज से बनकर बना रहेगा बाबू, तो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। आरएनए प्लस ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यहाँ तक किसी कोई समस्या, अगर किसी को यहाँ तक कोई समस्या है तो बता सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या। राइबोसोम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है दोस्त, राइबोसोम हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, खत्म हो गया है। अब हमारा आ गया है गोल्जी का है। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज इसको हम बाबू यहीं तक रखते हैं, फिर इसको अगले क्लास में इसको देखेंगे। यानी आगे हम लोग समझेंगे कि हमारा गोल्जी एपरेटस क्या होता है, गोल्जी का क्या होता है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा आप अपने तरीके से। ठीक है, अगर कहीं भी अगर डाउट लगे तो आकर के बेहिचक पूछिए, टेलीग्राम चैनल पे बनाया गया है और बार बार आप लोग को बताया जा रहा है कि स्टडी विथ बिट्टू मारिए सर्च, स्टडी STUDY। ठीक है, स्टडी विथ बिट्टू, यानी इसको क्या मानना है, स्टडी विथ बिट्टू सर्च मारिएगा, वो आ जाएगा वहाँ पे चैनल है ना। कार्टून लगा रहेगा, कार्टून में एक बड़ा सा लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ स्टडी विद बिट्टू, और उस पर जाकर के पेज को फॉलो करना है। और जैसे आप उसमें डाउट क्लियर करना चाहे तो उसमें आप लोग बोल सकते हैं, उस चीज़ को क्या किया जाएगा, तो समाधान उसको मतलब वहाँ पे उसको सुधारा जाएगा या फिर उसको समाधान किया जाएगा। ठीक है, चाहे समस्या का समाधान नहीं, समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी जो है मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और पूरे लगन के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि वैकेंसी का दौर जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक ना, अब जान रहे हो ना, कॉकरोच का दिन आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग ना। इसलिए आप लोग जो है इस चीज़ को अपने इस चीज़ फाउंडेशन बैच को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। और पहला बात कि हम लोग को लगातार जो है प्रिपरेशन करते ही रहना है, यानी कभी भी इस चीज़ को छोड़ना हम लोग को एक साथ में नहीं है। यानी टर्म एंड कंडीशन यही है बाबू, कि टर्म एंड कंडीशन यही अप्लाई है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार 2 साल पहले मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई वैकेंसी को फॉर्म को भरना है। और हम मतलब हम क्या बोल रहे हैं, चैलेंज करते हैं कि आपका जो है हम जॉब से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और खास करके बायोलॉजी में तो आपको बिल्कुल भी नहीं कोई क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि आप जो पढ़ लीजिएगा बायोलॉजी, उसके बाद जो है मुझे शायद ही लगता है कि आपको पढ़ने की भी बायोलॉजी जरूरी है। बार बार चीज़ों को रिवीजन कीजिए, और सबसे बेस्ट कंटेंट जो है वो आपको रिवीजन ही है। और जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं तब तक आपका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। आपका कोई जो लाख पढ़ने में तेज रहिए, चाहे लाख मेहनत ही करते रहिए, लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा चीज़ों को, आप चाह कर भी चीज़ों को कंटेंट को याद समझ नहीं सकते हैं, उसको एक बार माइंड में स्टोर करके जमा करके नहीं रख सकते हैं आप। इसलिए आपको बार बार लगातार इसको हमेशा रटना मारना पड़ेगा, रटा मारना ही मारना पड़ेगा कम से कम आपको। ठीक है, और हम तो है जैसे चैप्टर खत्म होगा तो हम क्वेश्चन PYQ करवाएंगे ही शायद बोर्ड पे। ठीक है, शायद का कंफर्म करवाना ही है ना, PYQ क्वेश्चन करवाएंगे और हम आपके लिए खड़े हैं। तो आपको भी दायित्व तो बनता है कि आप भी हमारे लिए क्या रहें, खड़े रहें। ठीक है, बाकी आप सभी से एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बार बार बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि कभी रिक्वेस्ट तो कराने लगी, फिर भी मैं करता हूं, क्योंकि अभी नया चैनल है आप सभी के बीच में अगर रहेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तब इस चीज़ को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहीं भी कंटेंट को सुधारने की जरूरत पड़े तो वो भी आप कमेंट में जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा कि सर यहाँ पे कमी है, इस चीज़ को सुधारने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, हम उस चीज़ को वहाँ पे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चेक करेंगे। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त जबरदस्त। थैंक यू, धन्यवाद, जय